बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करने को बहुत दिल चाहता है और लोगों को बताने समझाने को दिल चाहता है कि पाकिस्तान के मसाइल और इस रीजन के ये जो इलाकाई सूरत हाल है इसके अंदर पाकिस्तान कहाँ है और कितना आगे बढ़ सकता है। खास करके गुर्बत जहालत इस पूरे इलाके का एक अहम मसला है। न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान बल्कि इस पूरे इलाके के ये जो तीन अहम मुल्क हैं इनमें गुर्बत भी है, जहालत भी है। हाल ही में मुख्तलिफ बात हो रही है और आपने देखा होगा एक बहुत ही अहम तब्दीली हमारे पड़ोसी मुल्क में आई। हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ की सूरत एक पार्टी आई जिसने के तब्दीली का नारा दिया। इसी तरह हिंदुस्तान में 2012 में क्रिएट होने वाली एक जमात ने लोगों को हैरान कर दिया जो रियासती इंतखाबात थे उसके अंदर। और दिल्ली में की रियासत के अंदर जो इंतखाबात थे उसमें आम आदमी पार्टी ने एक सिग्निफिकेंट कामयाबी हासिल की। तकरीबन 28 नशिस्तें उन्होंने हासिल की और उनका सिर्फ एक नारा था जो अरविंद केजरीवाल उनके लीडर थे, उनका ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं और मुझे आप और झाड़ू को वोट दीजिए। सिर्फ एक ये नारा था जिसने कि पूरे दिल्ली को, पूरी रियासत जो है दिल्ली की, उसको थरथल्ली उसके अंदर मचा दी और उसको बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए कि पॉपुलर कर दिया। इस पार्टी ने अब इस सूरत हाल में है कि वो वहां पे हुकूमत बना सकते हैं। रियासती असेंबली के अंदर उनकी अक्सरियत है, गो के बीजेपी वहां पे सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली पार्टी है। मगर जो अहम पैगाम था वो ये पैगाम था कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, एक आम आदमी जो है, एक आम शख्स जो है, एक आम फर्द जो है, एक आम शहरी जो है, उसके हुकूक, उसके पॉलिटिकल असेसमेंट, उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना अहम होता है। और तब्दीली की जो ख्वाहिश है वो इस पूरे रीजन के अंदर है। और कहा यह जाता है कि कांग्रेस की जो शिकस्त थी उसमें आलू टमाटर प्याज की जो कीमतें बढ़ी वहां पे, वो कांग्रेस को ले डूबी। पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। क्या हमारे जो पड़ोस में तब्दीली आ रही है, क्या हम उसको फोर्सी कर सकते हैं? क्या बल्दियाती इंतखाबात पे इसका असर पड़ेगा? और उसके साथ साथ जो तिजारत की बात की जाए और गुर्बत की बात की जाए, उसको कम करने के लिए दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसे उस्तवार किया जा सकता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ वफूद हाल ही में गुज़िश्ता एक हफ्ते में इमरान खान से लेके मौलाना फजलुर रहमान, मियां शहबाज शरीफ, सब लोग जो है हिंदुस्तान गए हैं, दौरे कर रहे हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहां पे खुर्रम दस्तगीर खान गए हैं। अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत भी शुरू हो सकेगी ताकि इस खित्ते के गरीब आवाम को उसका फायदा मिल सके। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि तिजारत के समरात क्या हैं, तो दिल्ली की निस्बत इस्लामाबाद को इसका ज्यादा फायदा होगा। और तकरीबन एक साल में जो बाहमी तिजारत है दोनों मुल्कों की, वो $410 मिलियन का उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जो भारत को बरामदात है उसमें 28% इजाफा हुआ है, जिसकी बिना पर भारत की जो पाकिस्तान को बरामदात है उसमें 19% इजाफा हुआ है। अगर दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मामूल पे ले आते हैं और अपने अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं तो तकरीबन $2.4 अरब की जो हमारी ट्रेड है वो $10 अरब तक पहुंच सकती है, जो कि एक हजम जिसको कहा जाता है, ये साइज जो हमारी बरामदात का है वो हो सकता है। इमीडिएटली $6 अरब तक पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। पाकिस्तान की जो भारत को बरामदात है उसमें तकरीबन 28% इजाफा देखने में आ चुका है। टोटल $513 मिलियन है, जिसमें कि धाती खाम माल, धाती स्क्रैप है, इसके अलावा केमिकल, कॉटन, लेदर गुड्स है। ये वो सारी चीजें जो कि पाकिस्तान भेज रहा है और अगर भेजता रहेगा तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान की $10 अरब की ट्रेड हो सकेगी। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के काम आ सकते हैं, आना नहीं चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच बहुत बड़े बड़े मसले हैं, जैसे कश्मीर का मसला है, लेकिन ये इसको भी हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन अगर वो मसला हल नहीं होता तो क्या तिजारत से इस दोनों मुल्कों की जो तकदीर है वो बदली जा सकती है? नहीं। हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, SDPI ने की, और उसने इस हवाले से मुख्तलिफ उस पर बातचीत भी हुई। हमने भी कुछ अपने
ہندوستان سے آئے ہوئے مہمانوں کو یہاں پر دعوت دی ہے جو کہ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈ کے حوالے سے پالیسی میکنگ کرتے ہیں. آج ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو کہ ایس ٹی پی آئی کے سربراہ ہیں پاکستان میں. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرادیپ مہتا صاحب جو کہ سربراہ ہے کٹس انٹرنیشنل ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ اس حوالے سے کام کرتا ہے. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. یوں تو پانی اور بجلی کے حوالے سے ان کا نام ہے مگر معیشت پہ بھی ان کی گہری نگاہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو یہ بھی ریپرزینٹ بھی کریں گے. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اوانیش صاحب جو کہ پروفیسر ہیں دہلی کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور خاص کر کے جو پالیسی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا ماشاءاللہ ایک بہت نام ہے ہندوستان کے اندر. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ان سارے سوالات کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو کہ ایس ٹی پی آئی کے سربراہ ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرادیپ مہتا صاحب, انڈین کٹس تھنک ٹینک ہے اس کے سربراہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے مشیر برائے پانی اور بجلی, اور ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں ہندوستان پاکستان کے بیچ. ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر اوانیش صاحب جو کہ پروفیسر ہیں ہندوستان میں, ماشاءاللہ جانا مانا نام ہے, لکھتے بھی ہیں گورننس پلس ہے گورننس ناؤ میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کے اوپر آپ نے بہت لکھا ہے. عام آدمی پارٹی ہندوستان کے اندر جسے کہا جا رہا ہے کہ ایک انقلاب لے کے آ گئی ہے, ایک تو تھوڑا سا اس انقلاب کا حوالہ دیجئے. اور کیا عام آدمی پارٹی کا سلوگن یہی تھا کہ پاکستان کے ہندوستان کے اندر جو غربت ہے یا مہنگائی ہے اس میں کمی واقع ہو اور عام آدمی کی آواز سنائی جا سکے؟ دیکھیے میرے سمجھ سے عام آدمی پارٹی جیسا اس کا سمبل ہے جھاڑو آپ نے جو بتایا, وہ جھاڑو بہت اسٹریٹجیکلی اس کو چنا گیا تھا. اس کا انڈیکیشن یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ گندگی کو صاف کرنا ہے. اور ان کا پورا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ پرائس رائز ہو, کسی چیز کا بھی کوئی پرابلم ہو, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پہ کرپشن ہے سسٹم میں, کوئی کلین سسٹم چاہیے. تو عام آدمی نے ایک تو یہ سلوگن لیا تھا کہ اگر سرکار کلین ہے تو جنتا کو بھی بہت آرام ہے کیونکہ جنتا کو اس کا کاسٹ ہوتا ہے اگر سرکار کرپٹ ہو. دوسرا ایک بہت بڑا چیز کیا ہے جو کہ آپ عام آدمی میں دیکھیں گے کہ عام آدمی میں ایک عام آدمی کو اپنی احساس ہوئی کہ وہ بھی ایک چینج لا سکتا ہے. اس کا احساس کا ایک نظریہ آپ اس سے دیکھ سکتی ہیں کہ ہر ایک ویکتی جو اس کے ٹوپی کو پہنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں عام آدمی ہوں. آج تک مجھے نہیں لگتا سنسار میں کبھی ایسا کوئی چینج آیا تھا جس میں ایک عام آدمی یہ کہتا ہے اور اس سے اپنے آپ کا استتو ڈھونڈتا ہے کہ اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں اس کی برکت ہو رہی ہے. یعنی صرف ایک سال کے اندر 2012 میں یہ پارٹی جنم لیتی ہے, انا ہزارے صاحب کی جو موومنٹ تھی کرپشن کے خلاف اور لوک پال بل کے لیے, اس کے بعد یہ جنم لیتی ہے. اور ایک سال دلی جیسی اسٹیٹ جہاں پہ کانگریس 3 دفعہ سے حکومت کر رہی تھی اس کو یہ پچھاڑ دیتی ہے. اتنی اسٹرانگ یہ پارٹی بن گئی کیا؟ دیکھیے یہ پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ پارٹی ایز اے موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور جو موومنٹ ہے, جو ایشو ہے, اس کی جو بات ہو رہی ہے وہ بہت پرانی ہے. اور یہ جس وقت سٹارٹ ہوئی تھی اس سے میں آپ کو ایک یاد ہوگا کہ ایک اور موومنٹ ہوئی تھی جو بہت پاپولر ہوا تھا. وہ 16 دسمبر کا کیس تھا جب ایک لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا تھا سڑک پہ. تو ہوا کیا تھا, یہ دونوں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو جنتا ہے وہ اب اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہی ہے, ایک تھریش ہولڈ آ گئی ہے اور جنتا اس پہ ریاکٹ کر رہی تھی. اگر آپ دیکھیں گے تو جنہوں نے ووٹ کیا عام آدمی پارٹی کو وہ اس انسان کو بھی نہیں جانتا ہے, اس آئیڈیالوجی کو ووٹ کیا. زبردست. اب یہ عام آدمی کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مصدق سے تو ہم پوچھیں گے کہ عام آدمی کا پاکستان میں کیا حال ہے, لیکن ہندوستان پاکستان کے بیچ جو تعلقات ہیں اس میں ایک عام آدمی کا فائدہ تجارت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا معیشت کی مضبوطی کے ذریعے ہو سکتا ہے. کہاں کہاں ہرڈلز ہیں کہ رکاوٹیں کہاں کہاں ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا؟ کہ اس میں یہ رکاوٹیں جو ہے مائنڈ سیٹ ہے, وہ ڈیسیژن میکرز کا مائنڈ سیٹ بھی ہے, وہ ہسٹوریکل بیگیج بھی ہے, اس میں بہت سی نادیدہ قوتیں بھی ہیں جو کہ سب کو معلوم ہے دونوں طرف بارڈر کے, ان کا بھی عمل دخل ہے. اور اس میں اگر ہم تجارت کے حوالے سے دیکھیں اگر تجارت نہ ہونا ہوتی تو تھرڈ کنٹری سے تجارت کبھی نہ ہوتی. اگر دبئی کے ذریعے سے, دبئی کے ذریعے, سنگاپور کے ذریعے, جو بھی ہماری ایک ریسنٹ ریسرچ ہے کہ جتنی تجارت فارمل روٹ سے ہو رہی ہے تقریباً اتنی تجارت آپ کی تھرڈ کنٹری سے ہو رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اشیاء پسند بھی کرتے ہیں, آلٹرنیٹو بھی ان کو چاہیے اور وہ چیزیں معیاری بھی ہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں آج کی بات کروں تو میرا خیال ہے صرف ایک فیکٹر
को ही हम देखें, वो है कि पाकिस्तान का रुपी हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले में बहुत कम है, तो वही हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बिना पे हम अपनी बरामदात जो है अगर शुरू कर दें नॉर्मलाइज, तो हमारी बरामदात हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी। अच्छा, देखिए जो चीज कैसे, यानी हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारा जो रुपया है उसकी कदर इतनी वो देखिए कम है। उसको देखिए, अगर ये चीज पाकिस्तान में 10 रुपए की है और ये चीज हिंदुस्तान में भी 10 रुपए की है, और अगर पाकिस्तान ये चीज वहां जाती है तो हिंदुस्तान में ये उनको 5 रुपए में पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में वो मजबूत है 57-58 रुपए एक डॉलर में अभी हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी तरफ ये 110 को टच करके वापस आ रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हिंदुस्तानी चीज यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी तो ये मुझे 20 रुपए में पड़ रही होगी, पाकिस्तानी 20 रुपए में, क्योंकि हिंदुस्तानी में इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए की है, यहाँ पे डबल होगी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इसको खरीदूं, लेकिन अच्छा, जब मेरी चीज उधर जाएगी तो सस्ती होगी। प्रादी साहब, हम क्यों नहीं फायदा उठा सकते इसका कि अगर पाकिस्तान के अंदर रुपए की बेकदरी है और वहां पे आपको फायदा हो सकता है और हमें भी फायदा हो सकता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स है? आप तो ट्रेड पे बड़ा अरसा काम करते रहे, मुश्किल कहाँ पे है इस वक्त? मुश्किल जैसा आबिद ने कहा माइंडसेट की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल है। एक तो जैसा आपने जो अपनी बात हो रही थी पहले इसका प्रोग्राम शुरू होने के पहले, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वो अटका हुआ। WTO के मेंबर होने के नाते हमें हर देश को, हर जो सदस्य है मेंबर है WTO का, उसको MFN का स्टेटस देना है, नहीं सबसे पसंदीदा मुल्क। तो वो उर्दू में जो मतलब निकलता है शायद वो भी एक पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। हिंदुस्तान ने ये स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा है 1996 में। अच्छा, 1995 में WTO आया था और सबको देना पड़ता, और उसका हमने झगड़ा भी नहीं किया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मत आप देखिए, आज पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड भारत का 1% यानी 1% शेयर है पूरे एक्सपोर्ट में, तो इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जाहिर है कि एक बड़ी मंडी है ना, मतलब 1.25 अरब की आपकी आवाम, 1.25 अरब की आवाम है, उसके लिए पाकिस्तान की एक्सेस में है जो कि बहुत करीब है, और अगर हम अपनी चीजें वहां भेजते हैं तो हमें फायदा होगा इसका। बिल्कुल, और यहां भी ऐसे कई आपके सेक्टर हैं जहां की अगर इंडियन इंपोर्ट अगर किया जाए तो आम आवाम को यहाँ चीजें सस्ती मिलेगी। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दवाएं हैं, दवाएं बहुत महंगी बिकती हैं, और गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां खासकर छोटी गाड़ियां जो है बहुत कम से कम दुगने दाम में मिलती है यहाँ पे। मैं आपको 2 ही सेक्टर की बात बता रहा हूँ। तो ये भी एक कारण है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये भी अपोज करता है कि नॉर्मलाइज मत करो ट्रेड रिलेशंस। हमें अगर मार्केट अगर खोलना पड़ेगा भारत के एक्सपोर्ट के लिए तो हमारा मार्केट शेयर कम होगा। सही। लेकिन होता क्या है इससे, आमतौर से फिर इसके अंदर आम आवाम का नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान जो कि बिल्कुल एक आम आदमी का। मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। जो हिंदुस्तान में जो इन्होंने बात कही, आपने उसको थोड़ा क्लियर तो किया है, लेकिन खाली दिल्ली राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बाकी जो प्रांत, जो 4 और प्रांत थे वहां नहीं लड़ा। और अगर लड़े तो जाहिर है कि तब्दीली आ सकती है। वो ये देखना चाह रहे थे, जो उनकी जो स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आई कि कम से कम दिल्ली में तो हम टेस्ट करके देखें मार्केट, हो सकता है बाद में आगे चल के दूसरे प्रोविंसेस में भी जाएं ये। अच्छा, और वहां पे इनको जाहिर है कि जो जनरल इलेक्शंस आपके होंगे, आम इंतखाबात, उसके अंदर वो जा सकते हैं। एक जो लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था, ये उसका एक हमारे यहाँ भी है ये डॉक्टर साहब, और ये आपको जो वोट मिला वो भी इसी तहरीक इंसाफ में तब्दीली आई, फिर इवन PMLN को जाहिर मेजोरिटी पार्टी है, इनको जो वोट मिला वो भी तब्दीली के नाम पे कि रोशन पाकिस्तान, कि हम एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। रोशन पाकिस्तान के आम आदमी के लिए आपकी गवर्नमेंट जो बिल्कुल करीब भी है, जो 2.4 अरब आपको दे रही है सिर्फ डॉलर, 10 अरब दे सकती है डॉलर, वो आप नहीं एक्सेस कर रहे, क्यों? नहीं, एक तो ये आम आदमी वाली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आम आदमी ये जमहूरियत का मंबा है, यही है बस जमहूरियत। चाहे वो एक नई पार्टी के जुमरे में हो कि एक नई पार्टी जो है उसने दिल्ली के अंदर आके एक इनकलाब बर्पा कर दिया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर की बेशुमार एग्जिस्टिंग पार्टीज की मूवमेंट्स हों, चाहे वो जैसे आप तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे थे, या चुनाव के अंदर जैसे नवाज लीग को लोगों ने पसंद किया था, ये आम आदमी ने उल्टाया। यानी अगर पिछली हुकूमत से आप मगर उनका निशान था झाड़ू, और उस झाड़ू ने झाड़ू फेर दिया।
जी हाँ। कांग्रेस जैसी, बीजेपी जैसी पार्टी के ऊपर यहाँ पे अभी तक आम आदमी की कोई पार्टी जी, नहीं है, देखिए, इंक्लूडिंग तहरीक-ए-इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी। अगर आप देखें नहीं, नहीं, उसमें देखिए, मामला तो इनके भी खवास का है। आम आदमी तो आप अब नाम ले रहे हैं ना, एक आम आदमी का नाम है, तो आम आदमी की पार्टी यहाँ पे क्या होगी, और वहां पे भी वो जो कमिश्नर साहब जिन्होंने पार्टी बनाई वो आम आदमी को झाड़ू फेरने वाले तो नहीं है ना, उनका भी ताल्लुक खवास से है। लेकिन असल बात यह है कि अवाम का दुख दर्द आप समझें। अगर एक वक्त की जरूरत करप्शन है तो उसे हटाइए, अगर एक मुल्क के अंदर तारीकी फैली हुई है तो उसे हटाइए, अगर किसी और मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, मुआशी मसाइल दरपेश हैं तो उसे हटाइए। तो जमहूरियत का तो एसेंस ये है कि जो भी मामला हो, 3, 4, 5 साल का आपका मामला बदल जाएगा मुल्क का, तो आपका पुराना आइडिया कि 1971 में मैं ये कहा करता था वो अब नहीं चलेगा। तो चाहे आप तिरछी टोपी पहने या लाल टोपी पहने या सब्ज टोपी पहने, मामलात अवाम के, आम आदमी के बदलते चले जाएंगे और वही पार्टी बार बार आएगी इक्तदार के अंदर, जिस उसी का चुनाव होगा जो लोगों के दुख अच्छा, दर्द एक और बड़ा उनके नफ्स इंटरेस्टिंग पे हाथ पॉइंट है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद से भी पूछूंगी और आपसे भी, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि जो वोट मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो हिंदुस्तान से दोस्ती का भी मैंडेट था कि इन्होंने कहा कि हम दोस्ती करेंगे। तो अब ये कैसे मुमकिन होगा कि ये इतनी बड़ी जो मंडियां हैं या इतनी जो इस खित्ते की गुर्बत है उसको कैसे कम कर पाएगी PMLN, और वहां आपके इलेक्शंस होने वाले हैं और उन इलेक्शंस के अंदर एंटी पाकिस्तान का लोग कह रहे हैं कि बहुत नारा लगाया जा रहा है। मैं इस पे बात करना चाहूंगी, एक ब्रेक लेती हूं, ब्रेक के बाद इस पे वापस आएंगे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वोट पड़ता है, जो कि अभी तक यहां परसेप्शन है, तो फिर ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भारत से दोस्ती का वोट PMLN कहती है कि हमें मिला है, और इलेक्शंस होने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और वहां पे एक एंटी पाकिस्तानिज्म फिजा है। डॉक्टर साहब, तो क्या ये एक परसेप्शन है कि यहाँ वहां पे मोदी साहब जो कैंपेन चला रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, तो आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बेहतर बना पाएगी, खास करके तिजारत के? देखिए, अगर आप मुझे ये करें तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी अभी कोई कैंपेन नहीं है, और उसका वजह भी मैं समझता हूं, मैं वापस जाऊंगा आम आदमी के लिए। क्यों बताता हूं कि अभी जो साहब कह रहे थे कि पॉलिटिक्स को उनके इशू से जोड़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे इशू बदलता है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ये कब नहीं होता है? तब नहीं होता है जब जनता, आवाम और जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच में गैप होता है। आम आदमी उस गैप को भर दिया है। जब आम आदमी उसको बता रहा है तो उसमें गैप नहीं हो सकता। तो आज अगर आप देखेंगे जितने भी कैंपेन है, चाहे वो बीजेपी के हो या नरेंद्र मोदी के भी हो, ये डेवलपमेंट एजेंडा पे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कितने कैंपेन ऐसे हैं जिसमें कि वो अगर देखा जाए तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के लीडर्स को बुला के ये शेयर करा रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बढ़ी है। क्योंकि एक आम आदमी को अगर सच्चाई पूछेंगे, मैं इसके ऊपर कुछ काम भी किया हूं, उसको इससे मतलब नहीं होता कि उसका नेता कौन है। उसको इससे मतलब होता है कि उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर में स्वास्थ्य का कैसे ख्याल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि उसमें कांग्रेस होगी कि बीजेपी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन का मुद्दा अगेंस्ट पाकिस्तान तो नहीं होगा। अगर होगा, बड़ा डिजास्टर होगा किसी भी पार्टी के लिए, और वो दोनों पार्टियां जानती हैं, इसलिए आप देखेंगे तो वो दोनों पार्टी ये स्टैंड इसका मतलब है ये जो परसेप्शन यहाँ पे है कि इंडिया के इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। मैं इससे काफी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, बल्कि होगा ये, अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर उसको अगर आप नवाज वाजपेयी दौर को देखें, उसमें बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा कि प्रोग्रेस जो थी वो नजर आ रही थी। जब मुशर्रफ साहब ने भी जब इंडिया का विजिट किया था तब वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आपको मिलती थी। होता यह है कि जो वो है आपकी पार्टीज राइट टू द सेंटर, जब दोनों तरफ वो होंगी, अगर इलेक्शन के बाद हम थोड़ी देर के लिए कहें कि कांग्रेस 3 टर्नओवर पूरे कर चुकी, शायद उसका चौथा टर्नओवर ना मिले और वहां पे बीजेपी कुछ अलायंस बना के आ जाती है, मैं एक असम्पशन दे रहा हूं, तो अगर आपकी जो पार्टीज जो है वो राइट टू द सेंटर है और यहाँ भी एक राइट टू द सेंटर पार्टी मौजूद है, तो उनकी अपोजिशन करने वाला कोई नहीं होगा। जो कि ताल्लुका आवाम ने वोट दिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर
मुस्लिम लीग नून और जो बीजेपी है, अगर वो आपस में ताल्लुकात अच्छे करने की बात करेंगी, ना उसको कांग्रेस अपोज कर सकती है, ना पाकिस्तान में एएनपी या पीपल्स पार्टी जो है या पीटीआई वो उसको अपोज कर सकती है। अगर कांग्रेस और पीपल्स पार्टी बात कर रहे होते तो फिर आपको लगता है कि शायद कोई ना कोई पार्टी उसमें अपोज कर दे। कांग्रेस को बीजेपी से खौफ तो है। लेकिन मेहता जी, ये जो है कि वो खौफ तो मौजूद है, मगर उसके बावजूद हम तो दो मुल्कों के उसके तनाजुर में देख रहे हैं ना कि होगा क्या। यहाँ तो वोट मिल गए आपको कि ठीक है आप हिंदुस्तान से दोस्ती करें, या तो हर पार्टी जो है, हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर ये मसला नहीं है और एंटी पाकिस्तानिज्म भी नहीं है तो फिर कैसे गवर्नमेंट? मैं आपको बताना एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एंटी पाकिस्तान ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं है हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में। अभी भी राजस्थान में चुनाव हुआ जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने तो कहीं नहीं सुना। और अगर इसी तरह अगर यहाँ से इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे तो ये माइंडसेट की बात जो शुरू में कही थी वो कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मोदी जी के हमने बहुत सारे जलसे देखे हैं, सुने हैं। मेरा कहना है इस चीज को हम एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं ना, वो इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में उसको वो एंटी मिलिटेंसी कहते हैं, और फिर वो उसको जोड़ा जाता है कि अच्छा जी चूंकि अभी तक के जितने केसेस हुए वो कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब के लिए सवाल, ठीक है, वो उससे लिंक कर लेते हैं। और ये वो एक ऐसी चीज है जिसपे कि मेरा ख्याल है जब प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन में थे, जब इनकी मुलाकात हुई थी अमेरिका में, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि जी हमें अपने पता है कि हमारे कौन कौन से वीकनेसेस है और हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये नहीं कि पाकिस्तान ने टोटली डिनाई अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो कल बात की है राघवान जी से, जो हाई कमिश्नर, हमारे लोग जो है हम सबसे बड़ा टारगेट है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के और ट्रैक टू पॉलिसी की जो बात हो रही है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा टारगेट। अच्छा, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में नवाज शरीफ वॉज वेरी ग्रेशियस। उन्होंने शुरू में सबसे पहले ही उन्होंने जो किस्सा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी। बहुत ग्रेशियस, हाँ, तो मतलब उनका इंटेंशन तो साफ नजर आता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी बात है, अगर हम इसी तरह अगर बातचीत करते रहें तो ये जो दूरियां हैं ये कम नहीं होंगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये आपका जो वोट बैंक है, और आप अभी आज ही खबर आई है कि अमेरिका का दबाव है कि आप भी पसंदीदा मुल्क इंडिया को करें, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। क्यों नहीं करते, क्या वजह है? क्या हमारी तरफ से कुछ एस्टेब्लिशमेंट की कुछ प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हम उस रास्ते पे गामजन हैं। और ये जो मेहता साहब ने बात की है ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने मुझसे पहले पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, माजरत चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये तजारत जो है उसमें रुकावट क्या है? हाँ। यही है रुकावट कि एक हमने ले लिया, यानी मैं भी तकरीर कर रहा हूं तो आपसे अब बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए ऐसी वैसी। कोई अगर चुनाव के लिए तकरीर कर रहा है तो हो सकता है उसने कोई सख्त बात कर दी। अब वो एक सख्त बात उठा के पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को रिड्यूस कर देना, उस सख्त बात के सबॉर्डिनेट कर देना, या पूरी पाकिस्तानी इंटेंट जो है, जो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हमारे सदियों के ताल्लुकात हैं मुआशी, यानी कई 100 साल से, और मुसलमानों की आमद से पहले से भी तजारत भी चल रही थी, मुआशरती मामलात भी तय हो रहे थे, फिर मुसलमान आए उसमें भी तजारत चलती रही, मुआशरती निज़ाम चलता रहा। हमारे बड़े गहरे ताल्लुक हैं इस रीजन के अंदर। तो उन ताल्लुकात की अगर आप सिर्फ नौयत को जांचना चाहें तो आप ये देखिए कि 1947 में जब तकसीम हुई, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान की 50% जो एक्सपोर्ट है और 32% इंपोर्ट जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ थी। और पूरा बजट बन सकता था, बल्कि इस वक्त हमारे यहाँ एक कूलर बनता था तो वो कहते अगर वही सिर्फ एक्सपोर्ट होता रहता, रबर कूलर, जो कि हिंदुस्तान की मार्केट में बड़ा पसंद किया जाता था, तो शायद एक बजट बन सकता था। तो अब इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तजारत है वो 460 अरब डॉलर की, उसमें से सिर्फ 1.7 अरब या 2 अरब डॉलर जो हैं वो बाहमी तजारत है। बाकी सब हम तमाम ममालिक के साथ करें, भाई तजारत तो नहीं रुक गई। तो जहां पे जबान का कोई मामला नहीं है, जहां पे लाहौर से आप 30 मील दूर हैं, जहां पे हमारा उठना बैठना जो है वो मिलता जुलता है, हम आगे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अभी भी बैठे बात कर रहे हैं, वहां पे तजारत का ना होना उसमें ये शकूक व शुबहात है। और यही शकूक जो बाद में एक अवामी जबान में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया के अंदर पकड़े जाते हैं, और मीडिया और हमारे मीडिया से ज्यादा जो हॉस्टिलिटी है वो, डॉक्टर साहब आप भी इस पे जरूर बताइए, फिर मैं मेहता जी के पास भी आऊंगी और डॉक्टर आबिद के पास भी, कि आपके मीडिया के अंदर हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली हमारे मीडिया की। तो क्या ये एक बहुत बड़ी रुकावट है कि हिंदुस्तान, क्योंकि वहां पे बिकता है पाकिस्तान के खिलाफ?
देखिए मैं बताऊं, दो तरह का मामला होता है। मीडिया जो इंडिया में है या पाकिस्तान में कभी फैक्ट्स पे होती है, मगर दो तरह से मुझे लगता है कि जो लोग रिएक्ट करते हैं, एक होता है इमोशंस पे, एक होता है इकोनॉमिक्स पे, जैसे बेनिफिट्स पे। अगर आज का भी अगर आप एसडीपीआई का सेशन देखें, जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे या जो हमारे प्रेसिडेंट मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे, पॉलिटिकल डिसीजंस जो है आजकल डोमिनेट करता है इकोनॉमिक डिसीजंस पे। जो सारी बातें कह रहे थे कि कैसे चेंज हो रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी, सो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज चेंजिंग टुवर्ड्स मोर इकोनॉमिक्स। सो इफ इट इज सो, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया तो वही कहती है जो लोग सुनना चाहते हैं, मगर जो आम यूथ है अगर आप देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूथ जो वोट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको भी, झाड़ू को भी देखेंगे, तो क्योंकि उसका यूथ वॉलंटियर्स इतना बड़ा था, जैसे यहाँ तहरीक इंसाफ, बिल्कुल, तो उस वजह से जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, क्योंकि आप इस चीज को मानेंगी, डिसीजंस जो होते हैं वो केवल इस बेसिस पे नहीं होते हैं कि नॉलेज कितना है, वो इस बेसिस पे होते हैं कि किस चीज का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये शायद मुझे लगता है कि मीडिया का रोल टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता। क्या बिल्कुल, ये क्या क्या ऐसे बैरियर्स हैं जो आप समझते हैं डॉक्टर साहब के इस वक्त पाकिस्तान की ट्रेड, हिंदुस्तान की ट्रेड के अंदर जो है वो बड़े बड़े? मैं ट्रेड से पहले वो मीडिया पे आना चाह रहा था। मुझे जब मैं पाकिस्तानी और इंडियन सिविल सोसाइटी को कंपेयर करता हूं, और उसकी मुझे एक बड़ी क्लियर रीजन नजर आती है, जो मेरी अपना एनालिसिस है। इंडिया में चूंकि डेमोक्रेसी जो है वो कंटिन्यूड रही है पिछले 6 दहाइयों से, वहां पे अदारों पे ट्रस्ट है, क्योंकि उनको अपने इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट है, लिहाजा वो वहां पे बहुत कम आपको मिलेगा कोई भी जो स्टेट की नेशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ आपको बात करता हुआ। वहां पे लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इदारों पे मुकम्मल एतमाद है। हमारे यहाँ चूंकि बहुत से ऐसे अदारे थे जिन्होंने इस जमहूरियत को बार बार डीरेल किया, बहुत से ऐसे अदारे थे जो कि इस जमहूरी सिस्टम के और अवाम के खिलाफ आते रहे, तो हमारे यहाँ डेफिनेटली कंस्पायरेसी थ्योरी जो है वो आ जाती है। और हमारे यहाँ वो जो एक विलिंगनेस है कि हम स्टेटस को भी चैलेंज करते हैं, हम मुख्तलिफ पॉलिसीज को भी एक कंस्पायरेसी थ्योरी से देखते हैं और उसकी नेगेटिविटी फौरी तौर पर ढूंढते हैं, और हम सिस्टम को फौरी तौर पर चैलेंज करते हैं, जो कि ये चीज आपको इंडिया में नहीं मिलती। ज़ाहिर जूजू हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते रहेंगे, तब तो ये चीज इंडिया में है। नहीं मिलती है। मैं पिछले 15 साल से तो काम कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पे बहुत कम होता है कि वो ये कहें कि अच्छा जी ये पॉलिसी जो है ये बिल्कुल इस हुकूमत ने, वो ये तो कहेंगे गलत है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये जानबूझ के ऐसे बनाई गई है कि इससे आम लोग का जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। सही, हम बड़ा खुल के कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तनकीद ज्यादा होती है, पॉलिसीज के ऊपर भी होती है, इदारों के ऊपर भी होती है, यही मिजाज वहां पे मीडिया का है। अच्छा, मुझे ये पूछने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और चाहते हैं हम कि अपने व्यूअर्स हमारे जो है वो जाने कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं मेहता जी जो कि हिंदुस्तान में जरूरत है जिनकी पाकिस्तान को, और जिसकी ट्रेड से आप समझते हैं कि पाकिस्तान को फायदा भी होगा और हिंदुस्तान का जो सारिफ है या कंज्यूमर है वो भी बड़ा खुश होगा। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने जो पहले कहा था, जो पाकिस्तान बैशिंग जो होती है इंडियन मीडिया में, दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू इश्यूज। एक तो 26/11 जो बॉम्बे में जो हुआ था वो अभी तक लोगों के जहन में है, नंबर 1। नंबर 2, फिर रिसेंटली जो बॉर्डर इंसिडेंट्स हुए एलओसी पे वो जरूर होता, और जैसे लोगों ने कहा मीडिया भी उछालता है उनको बहुत। मीडिया क्यों उछालता था? कि टीआरपीज मिले। ठीक, अगर आप एक किसी समझदार आपके जैसे किसी से बात करें, एंकर पर्सन से, तो कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे उस तरह से तो दूसरे लोग कर रहे हैं। सही बात है। अब आपके इस सवाल पे मैं आता हूं। अच्छा, इस पे मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और डॉक्टर साहब से दोनों से इस पे बात कर लेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करेंगे कि हमारे आम आदमी के फायदे के लिए कौन से आइटम्स हैं जो कि बॉर्डर पार जा सकते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल नेक्स्ट मंडी है उस तक हमारी एक्सेस क्या हो सकती है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहता जी, आपसे ये सवाल मैं ब्रेक से पहले पूछ रही थी कि कौन से आइटम्स हैं जिनकी पाकिस्तान की वहां पे बहुत डिमांड हो सकती है। एक तो हमें यूरोपीय यूनियन ने एक्सेस दी है अभी और ड्यूटी फ्री दी है, जीएसपी प्लस मिला है पाकिस्तान को टेक्सटाइल के वास्ते, तो वहां पे क्या कौन से आइटम्स हमारे जा सकते हैं? फूड स्टफ्स हैं, केमिकल्स हैं, सीमेंट है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो पाकिस्तान, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हैं। उसके बड़े आपको रोचक किस्से भी सुना सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं होगा। और ये आलू टमाटर प्याज, बहुत सारी चीजें ऐसी है। प्याज तो आया भी इन दिनों, जब हमारे यहाँ जब बड़ी मुश्किल हो रही थी
जब प्याज गोदामों में भर रखा था ट्रेडर्स ने मुनाफाखोरी के लिए, तो उस समय पाकिस्तान से इंपोर्ट हुआ था। अच्छा, जो फिर वहां पर कीमतें नीचे आई। देखिए आसमा, जो कनेक्टिविटी है ना, बजाय इसके कि इंडिया में एक चीज जो है वो 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से चल के आए, पाकिस्तान से 30 किलोमीटर से जा सकती है। हाँ, तो जाहिर है वो कि जो इसी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म अगर हो आप पंजाब जाएगा। को देखें तो बदीन ठट्टा से जो टमाटर आ रहा है उसकी बजाय अगर मैं पंजाब से अमृतसर से आ रहा है या वो लुधियाना से आ रहा है जो कि आपको 4 घंटे में पहुंच जाएगा, तो पेरिशेबल अच्छा, कमोडिटी। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, ये एक ख्वाब हो सकता है। नहीं, ये हो रहा है, ये ऐसा बात नहीं है, ये टमाटर हकीकत है। इंडियन टमाटर बन भी जाए। आप खा रहे हैं और इंडियन केला भी आप खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा किया जाए कि दोनों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो खत्म हो और उसके बाद ये रवाबित मजबूत हो? देखिए, 2 चीजें हैं, एक तकनीकी चीजें और एक जिनको मैं कहता हूं गैर तकनीकी चीजें। तो पहले गैर तकनीकी पे मैं एक जुमला कहता हूं, फिर कुछ तकनीकी बातें कर लेंगे। तो गैर तकनीकी तौर पे मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो मुआशी तरक्की होती है, उसके अंदर स्मॉल ट्रेडर जो होता है, स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज जो होती है, वो कोई 70-80% के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सही बात। तो ये बड़े बड़े डेलीगेशन लेकर जाने, जी, तो बड़े बड़े डेलीगेशन लेकर जाने से और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं उनकी बात करने के, यहां से अगर ये हो जाए और यहां से इतने अरब 100 अरब का ये हो जाए और 3-4 इन्वेस्टर हमारे और 3-4 इनके इन्वेस्टर बैठ जाए, इससे काम नहीं होगा। अब मैं तो पहली बात तो ये है कि हमें ये जो तंग नजरी है इससे छुटकारा हासिल करना होगा, फराख दिली से एक दूसरे की तरफ देखना होगा, और जो कांटेक्ट है वो जिस तरह अभी वजीर आजम साहब ने एक नई शुरू की है स्कीम कि भाई आप जो यूथ जो 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 नौजवान लोग हैं उनको 20-20, 40-40 लाख रुपए का कर्जा दें, तो इनमें से कई ऐसे लोग हैं, 1 लाख में से तकरीबन 70,000 लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिंदुस्तानी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो इस 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से उठा के चीज कहीं ले जा सकते हैं और अपने ही तरह के किसी आड़ती को जो 10-20 लाख रुपए की तिजारत करता है उसको दें, तो दोनों तरफ तरक्की जो है वो बढ़नी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये स्टडी मेरे सामने है। ये कहते हैं कि जी अगर 20 साल का अमन मुआहिदा हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, जैसे 10 साल का तो हुआ LOC के हवाले से, तो 25% दफाई बजट भी जो डिफेंस बजट है वो कम हो सकता है और पाकिस्तान अपना $60 अरब का कर्जा चुका सकता है, हर शहरी को 20,000 रुपए दे सकता है, हर आम आदमी को 20,000 रुपए दे सकता है। तो क्या हम क्यों हम ऐसी माहौल क्रिएट नहीं कर हम सकते? तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप देखें क्या हिंदुस्तान की तरफ से माहौल नहीं क्रिएट हो आज रहा? तो हम हिंदुस्तान की बात करें, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं समझता हूं हम एक अच्छे रास्ते पे गामजन है और हमें इस रास्ते पे गामजन रहना चाहिए। सब्सिडी रेट्स है उनके बिजली जी, मैं यही कह रहा हूं अपने किसानों को, जो हमारे यहाँ नहीं है। जी, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। नहीं, जी हमारे यहाँ बिजली हम आपको बिजली भी बेचने की बात चल रही और है। हम बात चल रही उनके लिए है, अभी चल रही है बात, नहीं, बंद वो हो गई। एसी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, अभी चल रही है बात। जी बात चल रही है, अच्छा। लेकिन It's a उसके news. अंदर So it's not only goods but services हाँ, also. हाँ, जी, उसके अंदर ऐसा मामला है कि हमने हिंदुस्तान से ये कहा कि बजाय इसके कि ये HVDC एक स्टेशन होता है जिसको बनाने में 2-2.5 साल हमें लग जाएंगे और $100-150 मिलियन भी लग जाएगा, तो हम आपको एक आइलैंड बना देते हैं। अगर आपको ये खतरा है कि पाकिस्तान में बिजली की फ्लक्चुएशन से आप में कि हाँ तबाही आ जाएगी, तो आप इस आइलैंड को बिजली आप सप्लाई कर दें। मगर अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। हिंदुस्तान फॉर देयर ओन रीजंस, गुड रीजंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस, इस बात पे मुसर हैं कि नहीं आप HVDC स्टेशन बनाए, तो हम बनाएंगे। वो इस वजह से बनाएंगे कि हम तो ये जो तजारत है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सेंट्रल एशिया से भी करना चाह रहे हैं। जो कासा 1000 है जिसमें हम 1000 मेगावाट वहां से लेंगे। अभी देखे ना, ईरान के अंदर उन्होंने मतलब भारत ने ईरान के जरिए जो है वो कर रहे हैं। हाँ, तो हमसे क्यों नहीं, वो हमारे जरिए से भी हो सकती है, हमें भी फायदा हो सकता है। मगर जो लास्ट, अब चूंकि बिल्कुल कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर भारत की तरफ से हमें रिस्पांस नहीं मिलता, जैसे हमारे वजीर आजम की ख्वाहिश है मनमोहन सिंह साहब यहाँ पे आए और वो नहीं आते, तो फिर वन साइडेड एफर्ट्स जो कि पाकिस्तान कर रहा है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर हो जाती है, तो फिर ये कैसे होगा? फिर तो आज भी आपकी सारी पार्टीज वहां पहुंची हुई हैं। हाँ, सारी हमारी पार्टीज वहां पे, आपकी तरफ से कोई नहीं आता, आपकी तरफ से कोई नहीं आता। वो आए यहाँ पे अपना गांव देखे मनमोहन सिंह साहब, क्यों नहीं आते? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो क्या अगर पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट इस चीज को केवल बढ़ा सकता है या और भी कोई तरीका है? मेरे अंदाज से पॉलिटिकल सिस्टम अपने एक पेस में बढ़ेगी, मगर आप देखेंगे जो आप पहले पूछ रही थी क्या हो सकता है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजें जैसे कि कल्चर और फूड में
अगर आप कल्चर से रिलेटेड देखेंगे, इंडियन मूवीज हो, बॉलीवुड हो, चाहे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, प्रोबेबली वो लोग बहुत पॉपुलर हैं, ठीक। चाहे वो, तो उस दौरान अगर आप देखेंगे तो ये नजरिया नहीं है, मार्केट को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो वो पॉलिटिक्स से नहीं रुक पाएंगे, वो केवल आप डिले कर सकती हैं, ठीक। तो वो जरूर आएगा। हिंदुस्तान के अंदर एक चीज है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री सैफ्टा ने कुछ बताया कि आप ठीक। कुछ चीजें अगर इंपोर्ट करें तो टैक्स लगा सकते हैं। ठीक। अब हिंदुस्तान के पास दो हैं, उन्होंने दो चीजें बना रखी हैं, एक है नॉन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक। वो पाकिस्तान है, ठीक। अगर आप उसको ठीक। पढ़ें तो आपको पता टाइम चलेगा कि खत्म उसके हो गया। तमाम मुहर्रकात अच्छा पाकिस्तान सर, पे टाइम focused बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आई एम सॉरी, मैं मेहता जी आपका जवाब ले लेती मगर वक्त खत्म हो गया। ये आप कह दें क्विकली अगर कहना चाहें। मैं आई एंडोर्स द पॉइंट व्हिच वाज मेड बाय हिम, ठीक। that we are ignoring the small sector. मैं बहुतों से मिलता हूँ छोटे ट्रेडर्स सही। से, वो रेगुलर आते जाते रहते हैं, और उन्हीं से फर्क पड़ेगा जैसे दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ हो सकता है, और जैसे हमने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी इनकलाब ला रही है या लाया किसी हद तक उन्होंने, यहां भी आम आदमी की जिंदगी पे तब फर्क पड़ेगा जब हम ये उनको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो ट्रेड है वो हमारे पड़ोसियों, जो हमारे बिल्कुल बगल में मंडी है, उस तक हमने पहुंचना है, और नेचुरली हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के साथ मदद करनी चाहिए। इस पूरे मामले को देखना पड़ेगा ताकि इस रीजन के अंदर खुशहाली हो और आम आदमी जो है वो वाकई एक कामयाब रोल जो है अपना प्ले कर सके इस मुआशरे के अंदर। हम तो अवाम की बात करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं, सबने कि अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।